हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको रिजर्व बैंक कैसे हमारी अर्थव्यवस्था में साख नियंत्रण करता है इसके बारे में बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि साख नियंत्रण होता क्या है। साख नियंत्रण से आशय यह है कि देश में न तो साख की पूर्ति बहुत ज़्यादा हो और न बहुत कम हो। ओके, क्योंकि यदि साख की पूर्ति आवश्यकता से अधिक होती है या कम होती है तो दोनों ही परिस्थितियों में देश की अर्थव्यवस्था का जो संचालन है वो सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस प्रकार से साख नियंत्रण करना चाहिए कि स्थिरता के साथ में आर्थिक विकास हो। अब साख नियंत्रण जो किया जाता है इसकी मुख्यतया दो विधियां होती हैं। पहली विधि परिमाणात्मक विधियां, क्वांटिटेटिव मेथड्स, और दूसरा है गुणात्मक विधियां, क्वालिटेटिव मेथड्स। ये दोनों ही अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन परिमाणात्मक जो विधियां होती हैं वो अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि परिमाणात्मक विधियां वे विधियां हैं जो साख की मात्रा को और उसकी लागत को नियंत्रित करती हैं। तो स्टूडेंट्स, परिमाणात्मक विधियां, इसमें पहला जो बिंदु है वो है बैंक दर। अब बैंक दर जो है वो परिमाणात्मक विधियों का एक इंपॉर्टेंट टूल है। बैंक दर क्या होता है? देखिए, रिजर्व बैंक जो एक्ट बना था 1949 में, उसके अनुसार बैंक दर वह प्रमाणित दर है जिस पर यह आरबीआई ऐसे विनिमय बिलों, यह मतलब आरबीआई का मतलब है यहां से, आरबीआई ऐसे विनिमय बिलों का क्रय या पुनर्कटौती करने को तैयार रहता है जो कि इस अधिनियम के अंतर्गत क्रय किए जाते हैं। या मैं आपको एक सामान्य सी भाषा में बताऊं तो ये बैंक दर वो दर होती है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों या अनुमोदित ऋण पत्रों की जमानत के आधार पर व्यापारिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है, वो बैंक दर होती है। यानी जिस रेट के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश में अनुसूचित जितनी भी बैंक्स होती हैं उनको ऋण देता है, वो बैंक रेट होती है। ठीक है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आप देखिए, यदि साख की मात्रा में वृद्धि करनी हो तो वो बैंक दर में कमी करेगी, और उल्टा साख की मात्रा में कमी करनी हो तो बैंक दर में वृद्धि करेगी। जब शुरू में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी उस समय ये दर 3.5% थी। उसके बाद अनेकों बार इसमें परिवर्तन किए गए, कभी ये बढ़ाया, कभी इसको कम किया, लेकिन आपको जो वर्तमान की रेट है मई 2020 में जो बैंक दर थी वो 4.25% थी। ये बैंक की दर आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद जो दूसरा एक बिंदु है हमारा वो है खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं एक तरीके से जो बैंक दर की पूरक विधि भी आप इसे कह सकते हो। खुले बाजार की क्रियाओं में क्या होता है, इसका क्या मतलब है? देखिए, इसमें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो साख नियंत्रण के लिए सरकारी प्रतिभूतियों, प्रथम श्रेणी के बिलों, प्रतिज्ञा पत्रों आदि का क्रय विक्रय करता है। ठीक है। अब यहां पे भी यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की को साख की
वृद्धि पर अंकुश लगाना है, यानी उसकी मात्रा में आपको कमी करनी है, तो बिक्री करेगा। तो जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, इन सब की वो बिक्री करेगा। और विपरीत में यदि मुद्रा की पूर्ति या मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करनी है, तो वह वाणिज्यिक बैंकों से प्रतिभूतियों का क्रय करेगा। इससे क्या होगा, वाणिज्यिक बैंक जितनी भी हैं उनकी तरलता और ऋण देने की क्षमता के अंदर वृद्धि होगी। ठीक है। रिजर्व बैंक ने साख नियंत्रण के उद्देश्य से खुले बाजार की क्रियाओं का सीमित उपयोग किया है। बैंक ने प्राय सरकार की ऋण नीति को सफल बनाने तथा सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्यों में स्थिरता बनाए रखने के लिए इस विधि का प्रयोग किया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मेथड है। तो बैंक दर और उसके बाद खुले बाजार की क्रियाएं। अब देखिए, अगला जो बिंदु है वो भी महत्वपूर्ण बिंदु है, नगद कोषानुपात में परिवर्तन, यानी कैश रिजर्व रेशो में परिवर्तन करके भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थव्यवस्था में साख का नियंत्रण करता है। कि कैसे करता है जी? देखिए, आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 42(1) में यह व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक अनुसूचित बैंक को रिजर्व बैंक के पास अपनी समय जमाओं का 2% और मांग जमाओं का 5% नगद कोषों के रूप में रखना पड़ेगा। अब ये बात है 1934 की। उसके बाद धीरे धीरे इनमें संशोधन होते गए। 15 सितंबर 1962 को भी इसमें संशोधन हुआ, और जो संशोधन हुआ उसके अनुसार ये था कि जो भी बैंक्स हैं, व्यापारिक बैंक्स जो भी हैं, उन बैंकों को अपनी कुल जमाओं का 3% से लेकर 15% तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में रखना पड़ेगा, तरल रूप में रखना पड़ेगा, कैश, नगद रूप में, क्योंकि इसका नाम ही कैश रिजर्व रेशो है, कैश के रूप में आपको रखना पड़ेगा। वर्तमान में मई 2020 की जो रेट है वो है इसकी 3%, यानी अपनी कुल जमाओं का लगभग 3% भाग नगद रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में रखना पड़ता है। इसे प्राय हम CRR के नाम से ज़्यादा जानते हैं। अगला जो बिंदु है वो है वैधानिक तरलता अनुपात में परिवर्तन, यानी स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, SLR। इसमें भी चेंज किया जाता है समय समय पे, यानी बैंकों को अपनी कुल जो जमाएं हैं उसका कुछ भाग अपने पास ही तरल रूप में रखना जरूरी है। ये कौन कहता है? ये कहता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 24। वर्तमान में यानी मई 2020 के अंदर ये जो दर है SLR की, ये 18% है। ठीक है। इसके बाद 2 बिंदु और हैं महत्वपूर्ण, जो आप भी अखबारों के अंदर पढ़ते रहते हो, क्योंकि देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर 2 महीने से अपनी आर्थिक नीति की, 3 महीने से अपनी आर्थिक नीति की समीक्षा करती है और वो मौद्रिक नीति जारी करती है। उनमें जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो होती है वो हमारी ज़िंदगी पे असर डालती है। देखिए, एक रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को आरबीआई ऋण देता है। ठीक है। यानी जो हमारे व्यापारिक बैंक हैं, हमारे आसपास जो बैंक हैं, ये बैंक लोन लेते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनसे जिस दर पर ब्याज वसूल करता है उस दर को रेपो रेट कहते हैं, रेपो दर कहते हैं। ठीक। अब बैंक ने क्या किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन ले लिया। बैंक उस लोन को अपने ग्राहकों को लोन के रूप में देके पैसे कमाते हैं।
अब यदि हमारी जो व्यापारिक बैंकें हैं, इनको यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन सस्ता मिलेगा तो हमें भी व्यापारिक बैंकों से लोन सस्ता मिलेगा। इसलिए रिवर्स रेपो जो रेपो रेट होती है, रेपो रेट जितनी कम होती है वो हमारे लिए अच्छी होती है। हमने जो होम लोन लेके रखे हैं या हम किसी वाहन को खरीदने के लिए लोन लेते हैं, तरह तरह के कुछ भी हम लोग बैंकों से लोन लेते हैं, यदि रेपो रेट कम होती है तो वो लोन भी, हमारी ईएमआई भी घटती है, वो भी सस्ती होती है। और रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो इसका उल्टा होता है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, बैंक जो होते हैं, जब अर्थव्यवस्था में नकदी की मात्रा बढ़ जाती है तो बैंक वाले क्या करते हैं कि उस पैसे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में रख देते हैं, अपनी अतिरिक्त रकम को आरबीआई के पास रख देते हैं, और आरबीआई से उनको क्या मिलता है, उसके बदले में ब्याज मिलता है। तो वो जिस दर पर उनको ब्याज मिलता है, आरबीआई जिस दर पर उनको ब्याज देता है, उसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। उसे हम, यानी बैंक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लिया, वो रेपो रेट हो गई, अपना पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया, वो रिवर्स रेपो रेट हो गई। वर्तमान में जो ये दर है वो 3.35% है। ये आंकड़ा मैं आपको मई 2020 का दे रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी मुख्य जो परिमाणात्मक विधियां हैं साख नियंत्रण की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, वो मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साख नियंत्रण की गुणात्मक विधियों के बारे में बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।